नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखक महेंद्र भीष्म जी की लिखी हुई कहानी जो रब राचे। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अब की बार मैंने खींचकर जसवंत के दिए दूसरे नंबर पर ट्राई किया। रिंग के जाते ही उधर से मधुर कंठ में किसी लड़की की सुरीली आवाज़ कानों में सुनाई दी। हेलो। हाँ हेलो, क्या मेरी बात जसवंत सिंह से हो जाएगी? जसवंत सिंह? सॉरी सर, रॉन्ग नंबर लग गया है आपसे। ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मैम। मैंने जसवंत के दिए सारे नंबर ट्राई कर लिए थे। एक इस नंबर पर रिंग गई थी, पर यह भी रॉन्ग नंबर निकला। क्या करूं इसका? मौके पर फ़ोन ही बंद किए है। मैं बौखलाया सा बरामदे में चहलकदमी करने लगा। अच्छा खासा मौका हाथ आया था, पर जनाब हैं कि फ़ोन ही बंद किए हैं। दूसरे शब्दों में इसे कहते हैं दुर्भाग्य। मेरे मोबाइल की ट्यून बजी। मैंने तत्काल हेलो बोला। वही लड़की मधुर कंठ वाली बोली, सॉरी सर, बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ कीजिए। सर मेरा नाम शालिनी है, शालिनी माथुर। दरअसल सर, मैं पहले जसवंत सर के ऑफिस में जॉब करती थी। हो सकता है उस समय उन्होंने इमरजेंसी के लिए मेरा नंबर आपको दे दिया हो। हाँ हो सकता है, मुझे उससे ज़रूरी काम है। क्या कोई और नंबर है उसका तुम्हारे पास? देखती हूँ सर, शायद हो। कैन आई रिंग बैक टू यू जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स सर? यस वाई नॉट, प्लीज़ सर्च, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ओके सर। शालिनी की रिंग आई। सॉरी सर, मेरे पास उसका कोई नंबर सेव नहीं है। दरअसल मैंने उनके नंबर डिलीट कर दिए थे। क्या हुआ, तुम कुछ कहते कहते रुक गई? जी सर, जसवंत सर आपके मित्र हैं, बुरा लगेगा आपको सुनकर, इसलिए रुक गई थी। अरे ऐसा क्या किया उसने? वैसे मैं स्पष्ट कर दूं, वो मेरा मित्र नहीं है। हाँ, कभी कभार बेगारी कर देता है, इसलिए उसको छोटे मोटे लाभ दिला देता हूँ। मेरी उत्सुकता बढ़ी। ये तो स्पष्ट है कि ये लड़की जसवंत के प्रति अच्छा विचार तो नहीं रखती है। फिर भी ऐसी क्या बात है जो कहते कहते रुक गई? वैसे क्या नाम बताया था तुमने? हाँ शालिनी, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। मुझसे कोई बात उस तक नहीं जाएगी, विश्वास रखो मेरा। क्या सर? कोई लड़की अगर अपने घर परिवार की आर्थिक मदद या स्वयं की पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए कोई जॉब करती है तो इसका ये मतलब तो नहीं हो जाता कि वो आसानी से सुलभ हो जाएगी। नहीं, कदापि नहीं। सर, मेरा उनके यहाँ जॉब छोड़ने का कारण यही था कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से अप्रोच किया था। मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, मैं जॉब छोड़ दूँ। दूसरा, अपना स्वाभिमान गिरवी रखकर अपना शोषण होने दूँ। मैंने पहला विकल्प चुना। मेरी 2 माह की सैलरी के कुल 18,000 रुपये मिलने बाकी हैं। आप चाहें सर तो मुझे दिलवा सकते हैं। अच्छा ज़रूर, मैं तुम्हारे पैसे दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी सर, प्लीज़, मैं और मेरा परिवार घोर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रणाम सर। प्रणाम। सायं मैं अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहा था, तभी शालिनी का फ़ोन आया। सर आपसे बात कर सकती हूँ? आप ट्रैफिक में हैं, बाद में बात करती हूँ। नहीं, तुम अभी बात कर सकती हो, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है। बोलो शालिनी। सर क्या आपकी जसवंत सर से बात हो पाई? नहीं, अभी तो नहीं हुई, उसका फ़ोन ही नहीं लगता। जी अच्छा सर, बात हो तो मेरे पैसे की बात कीजिएगा। मुझे इस समय पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, बात करूँगा और तुम्हारे पैसे भी दिलवाऊँगा। जी सर, आप बहुत अच्छे हैं सर, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। पहली बार मैंने शालिनी की बातों पर गंभीरता से विचार किया। आर्थिक संकट से जूझ रही इस लड़की को इसकी सैलरी के पैसे दिलवा कर रहूँगा। मुझे जसवंत की इस हरकत से उसके प्रति झल्लाहट हुई। अपने भरोसे पर आई किसी मजबूर लड़की के प्रति दुर्भावना रखना गलत होता है। रोज़ की आदत के अनुसार रात्रि भोजन के बाद मैं कॉलोनी में ही स्थित पार्क में टहलने पहुंचा। अमूमन इस दौरान मैं अपना सेल फ़ोन घर में ही छोड़कर आता हूं, पर आज साथ ले आया था। शायद शालिनी फ़ोन करे, और मेरा अंदाज़ा सही निकला। अभी एक चक्कर भी पूरा नहीं हुआ था कि शालिनी का फ़ोन आ गया। हेलो सर। हाँ बोलो शालिनी। क्या ये समय आपसे बात करने का सही समय है सर? हाँ बिल्कुल, बोलो शालिनी। अपना तो जताते मैंने उसके नाम को जानबूझ कर लिया। सर आपका डिनर हो गया? हाँ हो गया, और इस समय मैं टहल रहा हूँ। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए पर्याप्त समय भी है। मैं हंसते हुए बोला। सर मुझे आपसे मिलना है। मुझसे क्यों मिलना है? मैं तुम्हारा काम जो जसवंत से है वो करा दूंगा। सर हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है।
मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब भी ढूंढता हूँ। सर मुझे आपसे मिलना है। अरे जब बिना मिले ही काम हुआ जा रहा है फिर? सर मुझे आपसे तत्काल आर्थिक मदद चाहिए। कल बीएड में एडमिशन के लिए फ़ीस जमा करने की अंतिम तारीख है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। 70,000 जमा होना है। सर मैं वादा करती हूँ आपके रुपए 1 सप्ताह में लौटा दूँगी। शालिनी एक सपाटे में अपनी सारी बात कह गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। एकाएक मेरे मन में विचार आया, रॉन्ग नंबर। लगातार थोड़े थोड़े अंतराल में फ़ोन आना, फिर अपने उद्देश्य पे आ जाना, बेहिचक रुपए की मांग करना मुझे अजीब लगा, बल्कि बुरा भी। कैसे लड़कियां संवेदना का फ़ायदा उठाकर पैसे ठगती हैं। मैंने बिना कोई उत्तर दिए फ़ोन काट दिया। मैं उधेड़-बुन में टहलने लगा। मन अशांत हो उठा। शालिनी का फ़ोन फिर आया। मैंने काट दिया। फिर कोई फ़ोन नहीं आया। घर आकर मैंने एक गिलास दूध पिया। कथाकार तेजेंद्र शर्मा की शेष रह गई कहानी कब्र का मुनाफा पढ़कर पूरी की और सो गया। सुबह सवेरे टहलने निकला तो फ़ोन ट्रैक सूट की जेब में रखना नहीं भूला। अंतस में कहीं ध्यान था कि शालिनी का फ़ोन आ सकता है। एक फ़ोन आया भी, पर वो शालिनी का नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है? मन उद्विग्न होकर सोचने लगा। मुझे उसका फ़ोन नहीं काटना था। खैर, घर आकर नहाने चला गया। फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। गाड़ी में बैठते ही आदतन मोबाइल अपडेट देखने के लिए खोला। शालिनी की 5 मिस्ड कॉल पड़ी थी। मैंने शालिनी के अगले फ़ोन का इंतज़ार न करते हुए स्वयं उसे फ़ोन किया। घंटी भी नहीं गई कि शालिनी की आवाज़ आई। प्रणाम सर, आपको मिलाने वाली ही थी। हाँ बोलो, तुम्हारी 5 मिस्ड कॉल थी, सब कुशल? कुशल तो नहीं सर, आपसे मदद मांगी थी। आपने मुझे कोई ठग लड़की समझकर टाल दिया। देखो शालिनी, अभी तुमसे परिचय हुए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और तुम्हारी डिमांड, तुम्हारी उम्मीदें मुझसे बढ़ गईं। इसलिए जो तुम्हारा खाका मेरे मन मस्तिष्क में पनप गया, उससे दूर होकर भला कैसे सोच सकता हूँ? सर मैं एक सैनिक की बेटी हूँ। मेरे पापा का कोर्ट मार्शल हुआ था। वे निर्दोष और स्वाभिमानी थे। वे अपने ऊपर झूठे आरोप सह नहीं पाए और उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। पापा के न रहने से एकाएक हमारे परिवार को विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे 2 छोटे भाई बहन भी हैं। मम्मी अवसाद में रहती हैं, उनका इलाज चल रहा है। हम लोग किराए के मकान में एक छोटे से हिस्से में रहते हैं। मकान मालिक की हम पर दया है, वो किराया नहीं लेती। शालिनी का गला भी भर आया था। उसने कुछ पल रुककर आगे कहा, पापा का मुकदमा हाई कोर्ट से अब क्षेत्रीय सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ में आ गया है। मुकदमे की पैरवी, घर खर्च सब मेरे ऊपर है। बीते कोरोना काल में मेरी जॉब छूट गई। वकील साहब फीस मांगते रहते हैं, क्या करूं? दोनों भाई बहन घर बैठे हैं। फीस जमा न होने के कारण स्कूल से उनका नाम भी कट गया है। मेरे पापा निर्दोष न होते तो आत्महत्या क्यों करते? वो निर्दोष थे, उन्हें झूठा फंसाया गया है। देखिएगा, न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। सारे आरोप निराधार निकलेंगे और उनके सारे लाभ, पेंशन आदि हम लोग पाएंगे। शालिनी का गला फिर से भर आया था। मुझे भी उसकी स्थिति जान उसके प्रति अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। एक सैनिक का परिवार झूठे लांछन के साथ उसके न रहने के बाद कितनी आर्थिक सामाजिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। मैंने तत्क्षण निर्णय लेते हुए शालिनी को बिना देर किए मेरे ऑफिस में आने को कहा। शालिनी को मेरे पास आने में कोई 40 मिनट लगे होंगे। जब वो मेरे ऑफिस में आई, उस समय राज फिल्म प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर और निर्देशक राजेश्वर पांडे बैठे हुए थे। शालिनी ने शालीनता से हम दोनों से नमस्ते की। मैंने उसे बैठने को कहा। चपरासी से एक चाय और दे जाने को कह मैं प्रोड्यूसर महोदय को निपटाने की गरज से उनकी ओर मुखातिब हुआ, पर वो जनाब शालिनी को घूरे जा रहे थे। मैं कुछ कहने को हुआ ही था कि वो बोल पड़े। क्या फिगर है, मेरी एड फिल्म में मॉडलिंग करोगी? मैं? हाँ ज़रूर कर लूँगी, यदि पैसे मिले और कास्टिंग काउच का शिकार ना होना पड़े तो। शालिनी के द्वारा इस तरह एक अजनबी को एकाएक जवाब देना यद्यपि मुझे असहज कर गया, पर सुंदरता के साथ उसने स्वयं को परिस्थितियों में ढाल लेने की अद्भुत क्षमता का कौशल दिखा दिया था। ये मेरा कार्ड है और हाँ, ये मेरा सर के सामने तुमसे वादा है, तुम्हें कास्टिंग काउच से नहीं गुजरना पड़ेगा। राजेश्वर पांडे हो करके हंसने लगा। फिर मुझसे बोला, सर लड़की में गजब का आत्मविश्वास दिखा मुझे। मैं इससे आज पहली बार मिला हूँ और इससे प्रभावित होकर जा रहा हूँ। ये टैलेंटेड है। राजेश्वर को नहीं पता था कि मैं भी इस टैलेंटेड लड़की से पहली बार मिल रहा हूँ। प्रोड्यूसर राजेश्वर पांडे के जाने के बाद मैंने चाय पीती शालिनी को गौर से देखा। सादा किंतु मौसम के अनुकूल कपड़ों में गौर वर्ण सुंदर देह यष्टि वाली इस लड़की को यदि प्रोड्यूसर ने मॉडलिंग का प्रस्ताव दिया है तो कोई गलत नहीं किया।
शालिनी की उम्र कोई 26-27 वर्ष की होगी। गोद में हेलमेट रखे वो मुझे स्वयं की ओर देखते पा अपने स्थान से खड़ी हो गई और विनम्रता से बोली, सर मैंने आपको अकारण डिस्टर्ब किया, सॉरी सर। अरे नहीं, तुमने इतने कम समय में मुझे अपने प्रभाव में ले लिया। सच बताऊं, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। सर, शालिनी ने बड़ी मासूमियत से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शालिनी, तुम 5 मिनट सोफे पर बैठो, एक चाय और पियो, तब तक मैं पीए को एक ज़रूरी लेटर डिक्टेट कर देता हूँ। मैंने रिमोट बेल का बटन दबा दिया। सॉरी सर, मैं जल्दी में हूँ। मुझे अपने जीवन का एक बड़ा फैसला तय करना है, आज और अभी। वो क्या? आपको बताया था ना सर, मुझे बीएड की फ़ीस 70,000 आज ही जमा करनी है। आज अंतिम तारीख है, पर अभी मेरे हाथ तंग हैं। हाँ, कोई बात नहीं सर, मुझे आपकी जानकारी में देना था। आप मेरे अभिभावक बनकर निर्णय कीजिएगा। हाँ बताओ शालिनी। शालिनी ने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाल कर टेबल पर रख दिया, फिर उससे 500 रुपये की गड्डी निकाल ली। सर, ये 50,000 रुपये बतौर अग्रिम धनराशि है। यदि मैं किसी के प्रस्ताव को मान लूँ तो बाकी के 50,000 भी मुझे घंटे भर बाद मिल जाएंगे, जिससे मैं न केवल अपनी फ़ीस जमा कर दूँगी बल्कि बाकी के रुपयों से छोटे भाई बहनों को स्कूल भेज सकूँगी। मैं समझा नहीं, कहीं तुम? नहीं सर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शालिनी ने अपने स्थान पर खड़े होकर झुकते हुए मेरी आंखों में झांका, बल्कि उससे भी बुरा। क्या? मैंने अचकचा कर अपनी आंखें नीची कर लीं और गिलास में रखा सारा पानी एक सांस में पी गया। फिर वो बुरा क्या? सर, मुझे कम से कम 3 दिन के लिए किसी की बीवी बनकर रहने का प्रस्ताव मिला है, वो भी बाकायदा एक मुस्लिम अधेड़ से मुताहा करके, जिसकी पहली शर्त ही है कि मैं पहले इस्लाम धर्म अपनाकर मुस्लिम बनूं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? एकदम सच कह रही हूँ सर। मेरा एक परिचित मुस्लिम दोस्त है। मैंने जब उससे अपनी परेशानी बताई तब उसने मुझे ये रास्ता सुझाया और मुझे अपने परिचित मुस्लिम अधेड़ से मिलवाया, जो लंदन में रहता है और भारत अपने बिजनेस के सिलसिले में 1 माह के लिए आया हुआ है। मैंने बिना ये झंझट किए उस अधेड़ को रुपयों के बदले अपनी देह समर्पण करने की सहमत दी तो वह अपने धर्म का वास्ता देने लगा कि हमारे यहाँ व्याभिचार की सख्त मनाही है, जबकि मुताहा निकाह कर कम से कम 3 दिन इस विवाह को चलाकर ख़त्म कर सकते हैं। ये धर्म संगत होगा, अतः व्याभिचार मुक्त माना जाएगा। शालिनी चुप हो गई। उसने खाली गिलास में जग से पानी भरा और सारा पानी एक सांस में पी गई। मैं उसके गले से गटकते पानी को देख तो नहीं पा रहा था, पर उसे गले से नीचे जाते हुए महसूस कर पा रहा था। शालिनी के सेलफोन की रिंगटोन बजी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। शालिनी फ़ोन उठाने को उद्यत हुई। मैंने संकेत से उसे मना किया। दूर हो अज्ञानता के अंधेरे, भूल से भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मैंने उसे फ़ोन अटेंड करने का इशारा किया। उसी मुस्लिम मित्र का है। शालिनी ने सेलफोन की आवाज़ तेज कर दी। शालिनी, तुम कहाँ हो? अंकल ने जब से तुम्हें देखा है मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं यार। बोल रहे हैं आज शामी निकाह पढ़ा दो। बोलो मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? मैंने शालिनी को फ़ोन बंद करने का इशारा किया। अभी बताती हूँ, 5 मिनट में। फ़ोन काटते शालिनी ने मेरे ओर देखा। शालिनी, मैं तुम्हें मजबूरी में ऐसा कोई असंगत कदम नहीं उठाने दूंगा जो तुम्हारे स्वर्गवासी पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाए। तुम अपने उस मित्र को मना कर दो, मैं तुम्हारी समस्या दूर करता हूँ। इंटरकॉम से मैंने पीए को अपने चैम्बर में बुलाया। पीए से मैंने अपने बचत खाते में कुल धनराशि का पता करने को कहा। इसी समय जसवंत का फ़ोन आ गया। पहले तो मैंने उससे काफ़ी लताड़ा, शालिनी को तत्काल आकर पैसे देने की शर्त रखी। वो राजी हो गया। घंटे भर में ही मेरे 50,000 और जसवंत के 20,000 रुपयों से शालिनी की बीएड की फ़ीस की व्यवस्था हो गई, जिसे मेरा कर्मचारी शालिनी के साथ बैंक जाकर जमा भी कराया। शालिनी ने अपने मुस्लिम मित्र को बुलाकर मेरे सामने मुताहा निकाह के एवज में दी गई पेशगी की राशि उसे वापस कर दी। शालिनी मेरे प्रति कृतज्ञता से भर उठी। उसकी आंखों में आंसू तैराए। पगली, मैंने उसके सर पर हाथ रखा। वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद वो सामान्य हो गई। मैं अपनी सीट पर आंखें मूंदे इस कार्य में सहयोग कर संतोष सुख की अनुभूति में डूब गया। कालांतर में शालिनी ने प्रथम श्रेणी के साथ बीएड पूरा किया, टीईटी की परीक्षा पास की और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बन गई।
क्षेत्रीय सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ ने शालिनी के स्वर्गवासी पिता को सारे दोषों से न केवल मुक्त कर दिया बल्कि सारे रुके भुगतान जारी करते हुए शालिनी की मां को ससम्मान पेंशन व अन्य देयों से भुगतान करने का आदेश पारित किया। शालिनी का आज ब्याह है। वर थल सेना में कैप्टन है। मेरे घर में पिछले 1 माह से उसके विवाह की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ। पिछले 15 दिन से अवकाश पर हूँ। अरे, बेटी का ब्याह है। अविवाहित हूँ तो क्या हुआ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे शालिनी के रूप में बेटी के कन्यादान का सौभाग्य जो मिलने जा रहा है। शालिनी के ब्याह के बाद मैं भी अब अविवाहित नहीं रहने वाला हूँ। ये सारी खुराफात इसी शालिनी की है। अब ये नहीं पूछना कि मेरी जीवन संगिनी कौन बनने वाली है। अभी इतना ही, आगे की शेष कथा फिर कभी। अभी आप सुन रहे थे महेंद्र भीष्म जी की लिखी हुई एक प्रेरक और खूबसूरत कहानी, जो रब राचे। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और याद से चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।